स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिरर। मिरर होता क्या है, कैसे इसे हम लोग जानते हैं, कैसे इसे हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बहुत आसान तरीके से हम लोग इसे भी स्टडी करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिरर के बारे में। मिरर होता क्या है, बेसिकली होता क्या है मिरर, इसके बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रकाश के बारे में, या प्रकाश का कणिक सिद्धांत देखा था, प्रकाश का तरंग सिद्धांत देखा था, किसने दिया था, कैसे वो काम करता है, बस उसके कुछ हमने डेफिनेशंस देखे थे, कुछ बेसिक पॉइंट्स देखे थे। अब हम देखेंगे मिरर के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स। इसके बाद आगे चल देंगे और प्रकाश के विभिन्न विभिन्न तथ्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है मिरर। मिरर बेसिकली होता क्या है ना। तो देखिए मिरर, ऐसे देखिए मिरर होता क्या है। तो मिरर का कोई एक भाग रंगा हुआ रहता है, मिरर का कोई एक भाग कलई किया हुआ रहता है, रंगा हुआ रहता है, कलर किया रहता है, ठीक है ना। या बोल सकते हैं कांच का वैसा प्रवर्तक छता जिसका एक भाग क्या किया रहा है, एक भाग कलई किया है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मिरर कहते हैं। बेसिकली मिरर होता है दो प्रकार का। मिरर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। मिरर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले मिरर को प्रकार देखिए, या मिरर का टाइप, टाइप ऑफ मिरर, टाइप ऑफ मिरर। तो मिरर टू टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स इसके, दो दो टाइप्स है। पहला हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा प्लेन मिरर, समतल समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा आपका हो जाएगा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है ना। उसके बाद गोलीय दर्पण को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। पहला कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं, समतल दर्पण को हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर, और गोलीय दर्पण को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। देखिए समतल दर्पण का कोई प्रकार नहीं होता है, समतल दर्पण का कोई प्रकार नहीं होता है। जो भी प्रकार होता है आपका गोलीय दर्पण का प्रकार होता है। समतल दर्पण का कोई भी टाइप्स नहीं होते हैं, जो भी टाइप्स होते हैं आपके गोलीय दर्पण के होते हैं। तो चलिए गोलीय दर्पण के हम लोग टाइप्स को देख लेते हैं सबसे पहले, कि गोलीय दर्पण कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समतल दर्पण के बारे में कुछ बातों को जानेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग फिर गोलीय दर्पण की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण, सॉरी गोलीय दर्पण में टाइप्स कितने होते हैं, गोलीय दर्पण के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं गोलीय दर्पण के, दो। सबसे पहला जो प्रकार आपका आएगा वो आपका आएगा अवतल, अवतल अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसको हम लोग कहते हैं कनकेव मिरर। क्या कहते हैं, कनकेव मिरर, ठीक है ना। उसके बाद इसका दूसरा टाइप्स है उत्तल, क्या, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। ये किसके प्रकार है, ये आपका प्रकार है गोलीय दर्पण का। तो क्या अभी तक हमने क्या देखा कि दर्पण क्या होता है। तो दर्पण वह है जो कांच का वैसा प्रवर्तक सतह जिसका एक भाग कलई किया हो, उसे हम लोग मिरर कहते हैं, दर्पण कहते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट है हमारा कि दर्पण के कितने टाइप्स होते हैं। तो दर्पण के दो टाइप्स होते हैं, है ना। तो दर्पण के कितने टाइप्स होते हैं, तो दर्पण के दो। सबसे पहला होगा समतल दर्पण, प्लेन मिरर। दूसरा आपका गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग समतल दर्पण का प्रकार के बारे में जानेंगे। तो समतल दर्पण का कोई भी प्रकार नहीं होता है, जो भी प्रकार आपका होता है स्फेरिकल मिरर का होता है, प्लेन मिरर का कोई प्रकार नहीं होता है। तो स्फेरिकल मिरर का क्या प्रकार होते हैं, स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका प्रकार आ जाएगा अवतल, दूसरा प्रकार आ जाएगा उत्तल। पहला प्रकार अवतल कनकेव मिरर, दूसरा प्रकार आ जाएगा उत्तल कन्वेक्स मिरर। समझ में आया, कोई डाउट है यहां तक। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन मिरर बेसिकली होता क्या है ना, प्लेन मिरर। तो चलिए देखते हैं प्लेन मिरर के बारे में। उसके बाद हम लोग चलेंगे धीरे धीरे किसकी ओर, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण की ओर भी हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले प्लेन मिरर के बारे में देख लेते हैं, उसके तथ्य, उसके पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट आता है स्फेरिकल मिरर, सॉरी प्लेन मिरर का सबसे पहला पॉइंट आता है कि स्फेरिकल मिरर में जो प्रतिबिंब बनता है वो होता कैसा है, इसका आकार क्या होता है ना। तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर की कुछ बातों को देखेंगे। तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में कुछ बात। तो देखिए क्या होता है,
सबसे पहले स्फेरिकल मिरर नोट करते चलिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, बेसिकली क्लास 11 और 12 के लिए। चलिए तो देखते हैं, ये आपका हुआ समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, वो क्या बनता है, वो कैसे बनता है, देखिएगा। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु का बराबर होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है, और प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा, और सीधा भी होगा। तो कह सकते हैं समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, ध्यान से सुनिएगा, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा, सीधा होगा और काल्पनिक होगा। वस्तु के आकार के बराबर होगा, सीधा होगा और काल्पनिक होगा। समझ में आया? समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने वाला वो प्रतिबिंब होता है सीधा, दूसरा होता है काल्पनिक, दूसरा क्या होता है, काल्पनिक, तीसरा होता है बराबर, वस्तु के बराबर, जितना आकार होगा वस्तु का उतना ही आकार का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, ये आपका 3 पॉइंट्स याद रखिएगा। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है इसका ये गुण है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड आपका गुण आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वो ये आ जाएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल है, समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर, दोनों का वैल्यू क्या होता है, इनफिनाइट होता है, दोनों का वैल्यू अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, अनंत होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको बहुत जगह काम आने वाला है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका, समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या है, अनंत होता है, ठीक है ना। समतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या अनंत। दूसरा क्या आपका, पहला जो बताया था आपको, वो सीधा बनाएगा प्रतिबिंब, काल्पनिक बनाएगा और वस्तु के आकार के बराबर का बनाएगा। सीधा, काल्पनिक, वस्तु के आकार का बराबर, इतना सारा बात को आपको याद रखना है। चल तो आपका देखिए थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे, यदि मान लेते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग पूछ दे आपसे, उपयोग, समतल दर्पण का क्या पूछ दे, उपयोग पूछ दे, समतल दर्पण का उपयोग होता कहां कहां है ये पूछ दे, तो क्या करिएगा। तो कुछ ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल इसका भी है डेफिनेशन, या बोल सकते हैं सिंपल इसका है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, समतल दर्पण का उपयोग हम लोग कर सकते हैं ड्रेसिंग टेबल के रूप में। कौन सा टेबल के रूप में, ड्रेसिंग टेबल के रूप में, ड्रेसिंग टेबल के रूप में, ड्रेसिंग टेबल के रूप में, ठीक है ना, ड्रेसिंग टेबल के रूप में। या देखिए कभी कभी आपके डॉक्टर के पास आते होंगे ना, तो डॉक्टर के पास आने के बाद जो मरीज में आप कह सकते हैं कि वो अपने जो टेबल होता है वो अपने टेबल के ऊपर में, या घर पे ही देख लीजिए, घर पे ही देख लीजिए, कभी कभी आपने एक टेबल पे बड़ा सा कांच को रखा होगा, बड़ा सा कांच को, ठीक है, बड़ा सा कांच को रखा होगा, वो ये आपका समतल दर्पण के रूप में ही काम करता है, ठीक है, क्योंकि आप उसमें देखते हैं, या कभी कभी आप उसके एक भी भाग को कलई कर दीजिएगा तो वो समतल दर्पण के रूप में आपका काम करने लगेगा, ठीक है, या उसको देखना, ठीक है। ड्रेसिंग टेबल हो गया, उसके बाद अगला देखिएगा, अगला जो क्या हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा। ड्रेसिंग टेबल हो गया सजावट की सामग्री बनाने में, सजावट की सामग्री बनाने में, सजावट की सामग्री बनाने में, सजावट की सामग्री बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड जो आपका समतल दर्पण का उपयोग होगा वो आपका आ जाएगा पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में भी इसका यूज किया जाता है, पेरिस्कोप में इसका यूज किया जाता है। पेरिस्कोप में भी समतल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप में इसलिए करते हैं, ये देखिए पेरिस्कोप बेसिकली होता क्या है इसको भी जान लेते हैं आप। पेरिस्कोप क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा। पेरिस्कोप एक यंत्र है जो समुद्र के अंदर कह सकते हैं पनडुब्बी, वो जो समुद्र के अंदर रहकर भी समुद्र के सतह पर होने वाली घटनाओं को देखता है, वो देखने का काम किसके द्वारा किया जाता है, पेरिस्कोप के द्वारा ही किया जाता है। यह कहने का मतलब है कि समुद्र के सतह पर यदि किसी दुश्मन ने अपना, या बोल सकते हैं किसी दुश्मन ने आक्रमण कर दिया हो, तो उस आक्रमण को बिना आप सतह पर, समुद्र के सतह पर आए देखने का काम कौन करता है, पेरिस्कोप। यानी पेरिस्कोप जो है पनडुब्बी को समुद्र के अंदर रहकर भी समुद्र के सतह पर होने वाली हलचलों या घटनाओं को सफलतापूर्वक दिखा देता है। तो इसका कारण ये पेरिस्कोप के द्वारा ही हम लोग देखते हैं। पेरिस्कोप का आकार कैसा होता है, तो पेरिस्कोप का आकार होता है जेड के आकार का होता है। पेरिस्कोप किस आकार का होता है, यह पेरिस्कोप जेड के आकार का होता है, ठीक है ना, पेरिस्कोप जेड के आकार का होता है। एक प्रतिबिंब यहाँ लगा रहता है, सॉरी एक दर्पण यहाँ लगा रहता है और एक दर्पण यहाँ लगा रहता है। जब वस्तु, यहाँ मान लेते हैं यहाँ एक वस्तु है या कोई
कोई भी हलचल हो रहा है, ठीक है, ये समुद्र का सतह है, समुद्र का सतह है, यहाँ हलचल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर से कोई आदमी देखेगा, कोई भी व्यक्ति यहाँ से देखना स्टार्ट करेगा, ठीक है, यहाँ से देखना स्टार्ट किया तो क्या करता है, इस वस्तु का प्रतिबिंब सबसे पहले इस वाले दर्पण में बनेगा, ये दर्पण रिफ्लेक्ट करके इस पे बनाता है, और ये वाला जो इसका जो दर्पण है यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है उसका क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब ये हमारा व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ जो है देखता है, ठीक है ना। तो क्या करता है, सबसे पहले इस वस्तु का प्रतिबिंब इस पे बनता है, ठीक है, उसके बाद उसका प्रतिबिंब यहाँ पर जो बना है उसका प्रतिबिंब इस पे बनता है, फिर इसका प्रतिबिंब डायरेक्ट इसकी आंखों पर जाकर पड़ता है, ये देखता है, इसको यहाँ पर देखता है, ना कि यहाँ डायरेक्ट देखता है, यहाँ पर देखता है तो ये सारे का प्रतिबिंब यहाँ पर लाकर बना देता है। आया समझ में, ये आपका पेरियोस्कोप हो गया। तो पेरियोस्कोप में भी यूज कर सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल में यूज कर सकते हैं, सजावट की सामग्री बनाने में भी यूज कर सकते हैं। ये आपका किसका उपयोग है, ये आपका समतल दर्पण का उपयोग आपका है, ठीक है ना। समतल दर्पण में क्या क्या हमने देखा, सीधा बनाता है, काल्पनिक बनाता है वस्तु और बराबर बनाता है, ठीक है, जो प्रतिबिंब बनाता है सीधा काल्पनिक वस्तु के आकार का बराबर बनाता है। सेकंड आपने देखा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों अनंत होता है, ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होता है, अनंत होता है। उसके बाद हमने देखा उपयोग, तो समतल दर्पण का उपयोग ड्रेसिंग टेबल के रूप में किया जाता है, उसके बाद सजावट की सामग्री बनाने में किया जाता है, उसके बाद आपका आ जाएगा पेरियोस्कोप में भी उसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये आपका गुण हो गया, उसके उपयोग हो गए, और अब देखेंगे हम लोग आगे कि क्या क्या और भी बहुत सारे गुण हैं, सॉरी गुण, ये तो गुण आपको छोटा है या कह सकते हैं ये आपका मतलब बेसिक गुण है, और बहुत सारे गुण हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे गुण हमने दो ही देखे, सीधा काल्पनिक और बराबर बनाएगा, और दूसरा इसका गुण है कि इसका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होता है, और बाकी हमने जो देखा उपयोग देखा। अब गुण के बारे में देखेंगे, और बहुत सारे गुण है उसके बारे में देखेंगे। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे समतल दर्पण के गुण के बारे में। समतल दर्पण का गुण होता क्या क्या है, हमने अभी पहले ही देखा, समतल दर्पण का दो गुण देख लिया, वो गुण क्या क्या था उसे भी हम लोग रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले तो वो गुण आपका था कि समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों अनंत होता है, ये हो गया ना। उसके बाद जो अगला गुण था वो ये था कि वस्तु जो प्रतिबिंब बनाएगा समतल दर्पण में वो सीधा होगा, काल्पनिक होगा और वस्तु के आकार के बराबर का होगा, ये आपने गुण देखा। अब देखिए गुण क्या होता है, उसके बाद साथ ही हमने उपयोग भी देख लिया था, ड्रेसिंग टेबल देखा था, पेरियोस्कोप देखा था, उसका उपयोग किया जाता है, और आपका सोलर कुकर में भी उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये आता है सोलर कुकर में, पेरियोस्कोप में देख लिया था, ड्रेसिंग टेबल देख लिया, सजावट की सामग्री भी देख लिया था, और सोलर कुकर में भी हम लोग समतल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं, है ना, ठीक है। चलिए तो आपने देखा समतल दर्पण का दो गुण, तीसरा गुण देख लीजिए। सबसे पहले समतल दर्पण का तीसरा गुण क्या हो जाएगा, देखिए समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रहेगा उतना ही दूरी पर दर्पण से उसका प्रतिबिंब बनेगा। कहने का मतलब है इसका थर्ड गुण या थर्ड प्रॉपर्टीज ये हो गया कि समतल दर्पण, मान लेते हैं यहाँ एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है ना, ये एक प्लेन मिरर है, ये क्या है, प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये समतल दर्पण है। इससे जितना दूरी पर वस्तु रखेंगे, वस्तु ऑब्जेक्ट, जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे दर्पण से उतना ही दूरी पर उसका इमेज बनेगा, ठीक है ना, उतना ही दूरी पर क्या बनेगा, उसका इमेज बनेगा, ठीक है ना। जितना दूरी पर हम वस्तु रखेंगे दर्पण से उतना ही दूरी पर उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये आपका आ गया समतल दर्पण का तीसरा गुण। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में, क्या है, हमने भी बताया आपको कि समतल दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु को रखते हैं दर्पण से उतना ही दूरी पर उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये आप याद रखिएगा, दर्पण से मान लेते हैं कि आप 4 मीटर की दूरी पर या r दूरी पर रखेंगे, दर्पण से प्रतिबिंब को r दूरी पर रखेंगे तो उसका इमेज जो बनेगा वो दर्पण से r दूरी पर ही बनेगा, दर्पण से r दूरी पर ही उसका इमेज बनेगा। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से पूछ सकता है, या इसका गुण लिखना हो तो सबसे पहले नोट करते चलिएगा कि दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु रखा रहता है
रहता है दर्पण से उतना ही, दर्पण के पीछे जाएगा ना, दर्पण के, लिख देते हैं, दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, आई बनेगा, इमेज बनेगा, है ना, बनेगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से पूछ सकता है कि दर्पण, मान लेते हैं ऐसे बोलेगा, यदि वस्तु, ऐसा क्वेश्चन है, यदि वस्तु समतल दर्पण से 20 मीटर की दूरी पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पर बनेगा। ये आपका क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यदि वस्तु समतल दर्पण से 20 मीटर की दूरी पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पर बनेगा। दर्पण से पूछा गया है, तो इस प्रकार सबसे पहले आप इस प्रकार से एक डायग्राम को बना सकते हैं। ये पहला आपका गुण है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार से इस नियम को आप फॉलो करके आप एक डायग्राम बनाइएगा। एक सबसे पहले एक आप डायग्राम बनाइएगा, है ना। सबसे पहले एक डायग्राम बनाइएगा। तो डायग्राम बनाने के साथ देखिए समतल दर्पण हमने बना लिया एक, ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो देखिए अब क्या किया गया कि ऑब्जेक्ट यहां पर वस्तु रख दिया। कितने मीटर की दूरी पर रखने के लिए बोला गया है? 20 मीटर। कितने मीटर की दूरी पर? 20 मीटर की दूरी पर। उसके बाद क्या बोला गया, यहां ध्यान दीजिएगा, दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु रखा रहता है दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए 20 मीटर की दूरी पर वस्तु रखा है, तो दर्पण के पीछे 20 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर? 20 मीटर की दूरी पर ही उसका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। कोई दिक्कत? ये आपका नियम है समतल दर्पण के गुण का, ये आपका गुण है समतल दर्पण का। अब क्या कर सकते हैं, इसी नियम के हिसाब से यार इमेज बनाता है, यहां पर प्लेन मिरर इमेज बनाता है, प्लेन मिरर इसी हिसाब से इमेज बनाता है। अब क्वेश्चन को देखिए दो तरीका से, ऐसे अब अलग तरीका से कैसे क्वेश्चन को पूछ सकता है, इसी मेथड के हिसाब से। देखिए क्या बोलेगा, बोलेगा कि यदि वस्तु समतल दर्पण से 20 मीटर की दूरी पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पर बनेगा। दर्पण से, क्वेश्चन यहां से ये बोल देगा कि दर्पण से ना देकर कहेगा तो उसका प्रतिबिंब, तो नहीं ऐसा दे देगा, तो देखिए बता दे रहे हैं एकदम सिंपल सा, तो ऐसा दे देगा, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, यानी कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट और इमेज की बीच का डिस्टेंस पूछा गया, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए दोनों के बीच की दूरी पूछा गया, तो यहां आपका वस्तु रखा गया, यहां उसका प्रतिबिंब बना है, तो दोनों का दूरी देखिए यहां से यहां आपका 20 है, मान लेते हैं बिंदु को O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। अब यहां से यहां टोटल दूरी निकालना हो तो आप लिख सकते हैं A प्लस O, या बोल सकते हैं ऐसे AO प्लस OB। तो AO का वैल्यू आप देख रहे हैं कि 20 है, तो OB का वैल्यू भी तो 20 नहीं आएगा ना, तो टोटल कितना मीटर की दूरी पर रखा गया है? 40 मीटर। वो दोनों के बीच की दूरी हो सकती है, कोई दिक्कत है? इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका
इसी के हिसाब से एक क्वेश्चन था। अलग क्वेश्चन इस प्रकार से भी दे सकता है। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को इस प्रकार दे सकता है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देगा। इसमें वेलोसिटी के बारे में कुछ बात कर दिया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी के बारे में कुछ बात कर दिया जाएगा। तो देखिए क्या बात कर दिया जाएगा वो ध्यान दीजिएगा। कहेगा कि कोई वस्तु है जो दर्पण से 20 मीटर की दूरी पर रखा गया है। कोई वस्तु दर्पण से कितने मीटर की दूरी पर रखा गया है? 20 मीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, दर्पण से 20 मीटर की दूरी पर रखा गया है। वो वस्तु दर्पण की ओर, क्या क्वेश्चन है फिर से, कोई वस्तु दर्पण से 20 मीटर की दूरी पर रखा गया है। वस्तु दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की वेग से, कितने मीटर प्रति सेकंड की वेग से? 3 मीटर प्रति सेकंड की वेग से 2 सेकंड तक दौड़ता है। कितने सेकंड तक दौड़ता है? 2 सेकंड तक। क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। कोई वस्तु दर्पण से 20 मीटर की दूरी पर रखा गया, ठीक है। दर्पण की ओर वो वस्तु 3 मीटर प्रति सेकंड की वेग से 2 सेकंड तक दौड़ता है, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करें। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन? कि वस्तु जो कहां रखा है? 20 मीटर की दूरी पर रखा गया है, और यही वस्तु दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की वेग से 2 सेकंड तक दौड़ता है, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो दूरी कितना है? 20 मीटर। दूरी कितना है? 20 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा इमेज कहां बनता है। अब क्या है, या जो वस्तु क्या किया? दौड़ना स्टार्ट किया। कितना मीटर प्रति सेकंड की वेग से? इसका वेलोसिटी कितना है? 3, और टाइम कितना दे दिया गया है? 2। तो डिस्टेंस कितना तय करेगा? 3 × 2 = कितना? 6 मीटर। 6 मीटर की दूरी तय करेगा, यानी 6 मीटर वो दौड़ चुका। किधर? दर्पण की ओर। तो दर्पण की ओर मान लेते यहां से यहां या 6 मीटर की दूरी तय किया है, तो बचा कितना? तो बचा यहां से यहां तक 14 मीटर है ना। कितना बचा? 14 मीटर। यानी जो इसका डिस्टेंस बचा है, फिर से देख लेते हैं, एकदम साफ इमेज, एकदम क्लियर देख लेते हैं। क्लियर ये देख लेते हैं कि यहां से यहां इसका डिस्टेंस है 20 मीटर। कितना मीटर है? 20 मीटर। यहां वस्तु है, यहां से वह वेग से, किस वेग से स्टार्ट किया दौड़ना? 3 मीटर प्रति सेकंड की वेग से 2 सेकंड तक। तो टोटल कितना मीटर की दूरी तय कर लेगा? 6 मीटर। तो जब 6 मीटर की दूरी तय किया है, तो मान लेते हैं यहां से यहां चलना स्टार्ट किया, अब 6 मीटर की दूरी तय कर लिया, तो टोटल का टोटल अब कितना बचा है? तो 20 में से टोटल दूरी 20 था, 6 मीटर चल गया, तो बचा कितना दर्पण वस्तु के बीच की दूरी? तो 20 में से 6 घटाएंगे, यानी 14 मीटर की दूरी और बचा हुआ है। अब कह रहा है कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करें। हमने यह नियम देखा कि दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु रखा रहेगा, दर्पण से उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो दर्पण से हमने देखा कि 14 मीटर की दूरी पर वस्तु है, तो उससे उतना ही दूरी पर क्या बनेगा? उसका इमेज बनेगा। तो 14 मीटर की दूरी पर वस्तु है, तो दर्पण से 14 मीटर की दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा? दर्पण से 14 मीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन लास्ट में पूछा गया आपसे कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो वस्तु 14 मीटर, प्रतिबिंब भी 14 मीटर, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मीटर? तो 14 और 14 जोड़ देंगे, तो 14 + 14 बराबर कितना मीटर की दूरी हो जाएगी? 28 मीटर का डिस्टेंस आपके ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का होगा। कोई दिक्कत है यहां तक आपको समझने में? ये आपका गुण है, ऐसा समझने में। एक गुण पे हमने आपको 2 या 3 क्वेश्चंस को क्लियर किया है, अब तो डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगला गुण हम लोग देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस गुण के बारे में। समतल दर्पण को थीटा कोण पर, कितने कोण पर? जब 2 समतल दर्पण को, कितने समतल दर्पण को? 2 समतल दर्पण को, जब 2 समतल दर्पण को थीटा कोण पर रखा जाता है, तो इसके बीच रखे किसी वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग 360 बटा थीटा का मान ज्ञात करते हैं। कितने का मान ज्ञात करते हैं? 360 बटा थीटा का मान ज्ञात करते हैं। यहां से एक कंडीशन होता है, देखिए कंडीशन क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा। पहला कंडीशन होता है यदि मान सम संख्या में आए, यदि मान किस संख्या में आए? सम संख्या में। यदि मान सम संख्या में हो, यदि मान सम संख्या में हो, तो फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो 360 और बटा थीटा और -1 का प्रयोग करेंगे। मान सम संख्या में आएगा तब। मान सम संख्या में यदि आ जाए तो आप 360 बटा थीटा -1 का प्रयोग कर सकते हैं। यदि मान विषम संख्या में हो,
विषम संख्या में हो। यदि मान विषम संख्या में हो तो उसके लिए फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं 360 बटा थीटा का। ठीक है, 360 बटा थीटा। यदि मान सम संख्या में हो तो आप यूज कर सकते हैं 360 बटा थीटा माइनस 1। यदि मान विषम संख्या में हो तो आप यूज कर सकते हैं इमेज की संख्या ज्ञात करने के लिए 360 बटा थीटा। बस इतना का ही मान निकाल करके आप छोड़ सकते हैं। और 360 बटा थीटा का मान कब माइनस 1 का मान कब निकलेगा? यदि मान आ जाए आपका सम संख्या में, तब। थर्ड केस आ जाएगा आपका कि यदि मान दशमलव पूर्णांक में हो, दशमलव पूर्णांक में हो जाएगा तो आप क्या करिएगा? दशमलव पूर्णांक में हो जाएगा। यदि मान दशमलव पूर्णांक में हो, चलिए लिख देते हैं, में हो तो दशमलव के बाद वाले अंक को नहीं लिखते हैं। ठीक है ना, दशमलव के बाद वाले अंक को नहीं लिखते हैं। दशमलव के बाद वाले अंक को हम लोग नहीं लिखेंगे यदि मान दशमलव पूर्णांक में आएगा तब। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? ये सारी बातों को ज्ञात कर सकते हैं। ये इमेज की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं कब? जब दो समतल दर्पण को थीटा कोण पर रख दिया जाएगा तब जब दो समतल दर्पण को थीटा कोण पर रखेंगे तो उसकी संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहला केस हमने देखा 360 बटा थीटा माइनस 1, दूसरा केस देखा 360 बटा थीटा, और तीसरा केस देखा ये कि यदि मान दशमलव पूर्णांक में आ जाए तो क्या करेंगे? दशमलव के बाद वाले अंक को नहीं लिखेंगे। बस इतने सारे बात को ध्यान रखिएगा। आप सिंपल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं किसी भी दो समतल दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या। तो चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को देखते हैं। नोट करके चलिएगा, ठीक है ना, नोट करिएगा। हम हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करके आप नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं आगे बढ़ इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए आइए, तो चलिए दोस्तों हम लोग देखेंगे अब इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन। यदि दो समतल दर्पण को हम लोग 30 डिग्री के कोण पर रख दे, कितना डिग्री के कोण पर? 30 डिग्री। पहला क्वेश्चन 30 डिग्री के कोण पर, आपको फॉर्मूला बताया गया 360 बटा थीटा, 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1। सेकंड फॉर्मूला बताया गया आपको 360 अपॉन में थीटा, और थर्ड आपका टॉपिक जो बताया गया दशमलव पूर्णांक के आने वाले बाद दशमलव पूर्णांक की संख्या के बाद वाली संख्या को नहीं लेंगे। दशमलव पूर्णांक आएगा तो बाद वाली संख्या को, दशमलव के बाद वाली संख्या को नहीं लेंगे। चलिए ठीक है, इसे पहले सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन 30 डिग्री पे बनाए, कितना डिग्री पे? 30 डिग्री पे। प्रयोग करते हैं ये फॉर्मूला। सबसे पहले 360 बटा थीटा का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। क्या बोला गया है कि यदि दो समतल दर्पण को थीटा कोण पर रखेंगे तो 360 बटा थीटा का मान ज्ञात करेंगे, सब प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए 360 बटा थीटा का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा 360 बटा थीटा का मान ज्ञात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए कितना डिग्री पे बनाना है हमें? 30 डिग्री पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, 30 डिग्री वाले। तो 30 डिग्री वाले सबसे पहले सॉल्व करेंगे 360 अपॉन थीटा। तो 360 अपॉन थीटा का वैल्यू कितना डिग्री? 30 डिग्री। काट देंगे, कितना बार में कटेगा? देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, आप 12 तिया 36, यानी कितने बार में? 12 बार। अब बताइए विषम है या सम है? ये आपका सम संख्या है या नहीं है? ये आपका जब सम संख्या है तो आपको फॉर्मूला बताया गया, कितना घटाना पड़ेगा उसमें से? 1 घटाना पड़ेगा। देखिए 1 घटाना पड़ेगा ना, कितना घटाना पड़ेगा? या बोल सकते हैं कौन सा नियम का फॉलो करना पड़ेगा? इस नियम का फॉलो करना पड़ेगा। तो आप इस नियम का फॉलो करिए। सबसे पहले यहां पर आया कितना डिग्री? 12, सॉरी यहां पर आया कितना? 12। कितना आया? 12। वैल्यू कितना आया? 12। ये आपका प्रतिबिंब की संख्या नहीं है। प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको इस वाले फॉर्मूला को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बोला गया था कि 360 बटा थीटा का मान ज्ञात करना, ज्ञात करनी हम लोग। यदि मान विषम संख्या में आए या सम संख्या में आए तो कंडीशन, सम संख्या में आएगा तो इसका वैल्यू ये वाले फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे। यदि विषम संख्या में आए तो ये वाले फॉर्मूला को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये वाला ध्यान मत दीजिएगा कि यहाँ पर सम है, यहाँ पर सम है, यहाँ पर सम है, इस सब पे ध्यान नहीं देना है। आपको सम और विषम ध्यान देना है इस वाले वैल्यू निकालने के बाद। सबसे पहले आपको निकालने के लिए सबसे पहला फर्स्ट हमको क्या करना पड़ता? सबसे पहले इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 360 अपॉन थीटा का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहला मान यही ज्ञात करेंगे 360 अपॉन थीटा।
इसका मान ज्ञात करेंगे तभी और सम और विषम के वैल्यू को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसका वैल्यू हम लोग निकालें तो 12 आया। अब इस वाले फॉर्मूला पे हम लोग सेट करेंगे, ठीक है ना। देखिए सम संख्या कैसा है, इवन नंबर है ना, इवन नंबर है। चलिए देखते हैं। तो यार अब क्या करेंगे, देन क्या करेंगे हम लोग, 360 देखिएगा 360 अपॉन थीटा माइनस 1, इतना का वैल्यू उनको पता हो गया कितना है 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11 जो आपका आएगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आपके इस वाले हिसाब से निकालनी है ये वाले फॉर्मूला 360 अपॉन थीटा के हिसाब से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो 360 अपॉन थीटा के हिसाब से हमने ज्ञात किया 12 माइनस 1, ठीक है। तो आप सेकंड ये फार्मूला से आपको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं किसी भी दो समतल दर्पण को थीटा कोण पर रखने से प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए, ये आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए 30 डिग्री वाले देख लिए हम लोग, कुछ अलग देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कौन सा कितना डिग्री है, 180 डिग्री वाले को देखेंगे। चलिए तो 180 डिग्री वाले को देखते हैं कितना डिग्री कितना इमेज की संख्या आता है। तो सबसे पहला क्या करना है, 360 अपॉन थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो 360 के जगह पर हम लोग 360 लिख सकते हैं, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री लिख सकते हैं 180। कितने बार में करेंगे, एक, और ये वाला कितना है 2, यानी आपका जो आया आंसर ये बोल सकते हैं आपका जो यहाँ पर आया वो सम आया विषम आया। तो ये आपका जो वैल्यू है वो भी फिर ऐसे है इवन, फिर से इवन है, फिर से सम संख्या है, सम फिर से असम संख्या है। फिर क्या वैल्यू ज्ञात करेंगे, इसी का वैल्यू ज्ञात करेंगे, है ना। तो 360 देन 360 अपॉन थीटा माइनस 1, इतने का वैल्यू कितना आया है 2 आ चुका है ना। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आपका हो जाएगा राइट आंसर। कोई दिक्कत, ये आपको ज्ञात कर लेना। इस प्रकार से आपने 30 डिग्री का देखा, 180 डिग्री का देखा, और इस बार 72 डिग्री का भी देखेंगे। ये 4 क्वेश्चन आपको दे दिया गया, चारों क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए उतारते चलिएगा, ये बोल सकते हैं नोट करते चलिएगा ना, नोट करना बहुत जरूरी है। वीडियो को पॉज करके नोट करते चलिएगा। आप लोग नोट्स बनाइए, फायदा करता है नोट्स बनाने में। चलिए फिर से अब कितने डिग्री पर बनाएंगे 72। चलिए 72 वाले पे देखते हैं। थीटा का वैल्यू कितना डिग्री 72, कितना डिग्री लेंगे बोलिए जी, कितना डिग्री 72। तो 360 72 कितने बार में कट जाएगा, बोलिए कितने बार में कटेगा, ये वाले कटेगा आपका। देखिए 1 0 से 1 0, 7 5 35, 7 5 35। अच्छा देखते हैं ऐसे इस तरह देख लेते हैं, 7 5 35 72 डिग्री है, सॉरी 72 डिग्री है ना। चलिए तो देखिए 7 5 35 350, 2 5 10, यानी 5 बार में आपका कैंसल आउट होगा। तो 5 बार, अब बताइए कौन सा नंबर है, ऑड है या नहीं है, ये ऑड है, इवन है, इवन सॉरी सम नहीं है विषम है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो आपका वैल्यू किसका ज्ञात करना पड़ेगा 360 अपॉन थीटा का। तो देन 360 अपॉन थीटा, तो इसका वैल्यू हमने निकाल चुका है, कितना है आंसर 5। तो आपका 5 हो जाएगा राइट आंसर। कोई आपत्ति, तो अब लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 70 डिग्री पे, नोट करते चलिएगा 70 डिग्री। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके साथ इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है नेक्स्ट जो आएगा आपका समतल दर्पण का रूप देखेंगे, लास्ट रहेगा, ठीक है। चलिए तो आप देख लेते हैं वही कहानी 360 अपॉन थीटा। सबसे पहले इसका वैल्यू निकालते हैं, तो 360 अपॉन थीटा माइनस बोल रहे हैं, थीटा का वैल्यू डालते हैं कितना डिग्री डालते हैं 70। अब देखिए 70 डाल दिए, अब देखिए कितने बार में कटेगा। सबसे पहले देख लेते हैं इससे सॉल्व करके, 1 0 से 1 0, सबसे पहले 1 0 से 1 0। अब देखते हैं 7 5 35, एक बार 0 है ना, पॉइंट लगाएंगे ना, यानी बोल सकते हैं पॉइंट लगाए 5.1 आएगा। तो आप सॉल्व किए होंगे तो कितना आया 5.1। आपको बताया गया है कि जब मान दशमलव पूर्णांक में आए कि दशमलव के बाद वाले अंक को नहीं लिखेंगे। यदि मान दशमलव पूर्णांक में आए तो दशमलव के बाद वाले अंक को हम लोग नहीं लिखते हैं। तो ये देखिए दशमलव पूर्णांक में आ गया ना, डेसिमल वैल्यू में आ गया। तो जब डेसिमल वैल्यू में आ गया तो इसके ये वाले अंक को नहीं लिखेंगे, यानी इसके हिसाब से आपका आंसर होगा वो आपका क्या होगा
5 राइट आंसर होगा। ठीक है ना, क्या बताया था, दशमलव के बाद वाले अंक को नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, तो 5 आपका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत? इस प्रकार से हम लोग इमेज की संख्या ज्ञात कर सकते हैं जब दो समतल दर्पण को ठीक ठाक कोण पर व्यवस्थित करेंगे तब। तो हमने देख लिया ये भी गुण। अब एक कुछ अगला गुण, एक लास्ट गुण देख लेते हैं क्या होता है, वो ध्यान दीजिएगा। चलिए, एक लास्ट गुण है वो ध्यान दीजिएगा, एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए क्या है, समतल दर्पण में, या बोल सकते हैं किसी भी घड़ी का समय समतल दर्पण में ज्ञात करने के लिए, किसी भी घड़ी का समय समतल दर्पण में ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, घड़ी के समय को 12 o'clock से माइनस करते हैं, घटाते हैं। ये आपका गुण है। ये आपका गुण क्या हो जाएगा, देख लीजिए, किसी भी घड़ी को समतल दर्पण में समय देखने से, सॉरी लिख देते हैं ऐसे, देखने से दर्पण में समय ज्ञात करने के लिए, दर्पण में समय ज्ञात करने के लिए हम घड़ी के समय को जो समतल दर्पण हो रहा है वो, ठीक है ना, घड़ी के समय को 12 बजे से घटाते हैं, 12 बजे से घटाते हैं। ठीक है ना, क्या है, किसी भी घड़ी को, फिर से पढ़ लीजिएगा, किसी भी घड़ी को समतल दर्पण में देखने से दर्पण में समय ज्ञात करने के लिए, लिखा हुआ ना, दर्पण में समय ज्ञात करने के लिए हम घड़ी के समय से या समय को 12 बजे से क्या कर देते हैं, घटाते हैं। ठीक है, यदि मान लेते हैं इस हिसाब से क्वेश्चन दे दे कि यदि ऐसा क्वेश्चन दे दे, देखिए पहले दोबारा सुन लीजिएगा इस बात को, घड़ी के किसी भी घड़ी को समतल दर्पण में देखने से दर्पण में समय ज्ञात करने के लिए हम घड़ी के समय को 12 बजे से घटाते हैं। ठीक है, यानी जितना आप मान लेते हैं कि एक घड़ी ले लिए, अब घड़ी को लेकर के आप एक समतल दर्पण के सामने खड़े हो गए। ठीक है, अब समतल दर्पण के सामने खड़े हो गए हैं तो वहां जितना आपका टाइम दिखा रहा है, अब देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, वो जो घड़ी होगा वो आपका घड़ी किस हिसाब का होना चाहिए, एनालॉग, जिसमें आपका संकेतिक प्रदर्शन हो, ये नहीं कि डिजिटल आंकीय प्रदर्शन हो। ठीक है, एनालॉग होना चाहिए। तो एनालॉग घड़ी को लेकर के एक दर्पण के सामने खड़े हो जाइएगा, जब जितना आपका दर्पण में आपको लगेगा कि कितना आपका टाइम हो रहा है, उस टाइम का एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, घड़ी के समय से 12 बजे में घटा देंगे, यानी जितना आपका टाइम उस दर्पण में हो रहा है उतने टाइम को कितने से घटाना है, आपको 12 बजे से घटाना है, 12 o'clock से माइनस करना है। कोई दिक्कत? तो चलिए इस हिसाब से क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को जैसे ही आप सॉल्व करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी घड़ी में 8 बजकर 40 मिनट 45 सेकंड होता है, 8 बजकर, ये आपका 8 बजकर 40 मिनट 45 सेकंड हो रहा है, तो समतल दर्पण में समय का मान कितना होगा, समय का मान बराबर वाट। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया क्या, यदि किसी घड़ी में 8 बजकर 40 मिनट 45 सेकंड हो रहा है तो समतल दर्पण में समय का मान कितना होगा, यानी समतल दर्पण में वैल्यू देखना है तो आपको 12 बजे से घटाना पड़ेगा, सिंपल सा वैल्यू है। यानी इस प्रकार का जितना भी क्वेश्चन देगा आपको 12 o'clock से माइनस कर देना है। देखिए सॉल्व करते हैं, तो 12 o'clock करना है, आवर्स, मिनट और ये सेकंड हो गया है ना, तो 12 00, यहां पर भी 00। चलिए कितना घटाना है, 8 बजकर 40 मिनट और ये 45 सेकंड, बस ये ध्यान देना है।
और घटाते समय एक बात को ध्यान देना आपको, मिनट और सेकंड के बारे में। चलिए यहां पर भी कुछ नहीं, यहां पर भी कुछ नहीं है, तो सबसे पहले ये दोनों में से किसी ना किसी को क्या करना पड़ेगा, एक एक कुछ लेना पड़ेगा। तो चलिए 12 है, यहाँ 12 है, तो 12 एक इसको दे दिया तो पूरा का पूरा कितना देगा, यानी 12 में से एक जाएगा तो 11th बचेगा, 11 बचेगा ना। तो 11 बचेगा तो कहने का मतलब कितना दिया, ये आवर्स है, घंटा है, तो टोटल को टोटल 1 घंटा दिया होगा। जब 1 घंटा इसको दिया, ये मिनट में बदल जाएगा तो कितना मिनट हो जाएगा, यहाँ पे 60 मिनट हो जाएगा। जब ये 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है, ये 60 मिनट, कितना मिनट हुआ, 60 मिनट हो गया। जब ये 60 मिनट हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये 12 था, 1 घंटा, यानी कि इसको टोटल का टोटल इसको दे दिया, तो अब 60 मिनट हो गया ना। तो अब जो कहानी है वो 11 हो गया, ये 60 हो गया, और ये कितना हो गया, 0 0। कोई दिक्कत? अब वही कहानी है, 8 40 और फिर 45, ठीक है। अभी भी यहां पर भी दिक्कत है कि यहां भी कुछ चाहिए, तभी हम माइनस होगा। चलिए तो यार इससे कुछ मांगेगा, ये वाला जो है आपका सेकंड वाला टर्म जो है वो मांगेगा इससे। जब इससे मांगेगा सेकंड वाला टर्म पूरा इससे, तो क्या देगा, 1 देगा, यानी 60 में से 1 दे देगा, यानी 1 मिनट देगा। कितना मिनट देगा, ना कि 1 सेकंड देगा, 1 मिनट देगा। 1 मिनट देगा तो कितना मिनट यहां पर हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट देगा तो कितना सेकंड हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा। तो चलिए अब जो कहानी होगा, देन क्या हो जाएगा, 11:59 कितना मिनट, 1 मिनट दे दिया तो 60, यानी 59 मिनट, और कितना सेकंड, 60 सेकंड। कोई दिक्कत, आवर्स मिनट सेकंड, बस अब क्या करना है, इसे माइनस कर देना है। चलिए इसे माइनस करिए, 60 में से 45 जाएगा 15, 59, कहने का मतलब कितना आ जाएगा, 19, और यहां 8 है, 3 जाएगा, है ना 3, यानी 3:19 आपका टाइम हो रहा है। कितना मिनट हो रहा है, 3:19 टाइम हो रहा है। तो क्या किया हम, सबसे पहले 12 क्लॉक से इसे माइनस करना चाहे तो देखें यहां पर सबसे पहले एकदम बारीकी से देखें हैं कि तो अब 12 है, इससे 1 दे दिया, यानी 1 आवर्स दिया है, तो ये 60 मिनट यहां चला आया, तो ये 11th, यहाँ 11:60 अभी भी 0 0 है, तो यहां पर भी कुछ चाहिए, तो ये 60 यानी 60 मिनट में से 1 मिनट फिर उसको देगा, सेकंड को देगा, तो जब सेकंड को 1 मिनट देगा तो टोटल का टोटल 60 सेकंड देगा। तो यहां पर देखिए हमने 60 सेकंड, जब 1 मिनट इसे दे दिया तो 59 सेकंड, 59 मिनट बच गया था ना, 60 मिनट था, तो 59 मिनट, यहाँ 11 घंटा, तो 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड से हम लोग क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड बराबर होता है 12 घंटा, है ना। तो 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड को माइनस किए हैं, तो 60 में से 45 दिया 15, 59 में से 14 गया तो आपका 19, है ना, 19, 11 में से 8 गया तो 3, यानी 3:19 आपका टाइम हो रहा है, किसमें, दर्पण में। तो इस प्रकार से हमने देख लिया समतल दर्पण का गुण। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर होता क्या, स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, संदीप फिजिक्स क्लासेस के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, चलिए दोस्तों।